Okay, dear students, welcome back to CMA Inter Institute Math Solving classes. We are into marginal costing chapter, and now today in this session I will start from illustration number 11. चलो 10 तक हो गया था ना, 11 में आ जाइए. So this question is for different products are there A B C D, उसका सेल्स मिक्स दिया हुआ है और टोटल सेल्स आपको दिया हुआ है 60,000 है. वेरिएबल कॉस्ट परसेंट मालूम है, टोटल सेल्स भी पर मंथ है, फिक्स कॉस्ट भी पर मंथ है. कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट्स ऑन ओवरऑल बेसिस. सो ये ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें कैसे करते हैं, ए बी सी डी टोटल करके आप कॉलम्स बना लेंगे. सेल्स लिखेंगे आप 60,000, फिर इसको एज पर द गिवन रेशियोज ब्रेक कर लीजिए. तो उसका 1/3 आ रहा है 20,000, 60,000 का 41.667 आ रहा है 25,000, 1/6 आ रहा है 10,000 और उसका आधा आ रहा है 5,000. लेस वेरिएबल कॉस्ट 60% का 12, फिर 68% है 17, 80% है तो 8, 40% है तो 2. टोटल आ रहा है 39. कंट्रीब्यूशन आ रहा है 21. फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ सकता है, बट अपने को ब्रेक इवन निकालना है. तो पीवी रेशियो, ओवरऑल पीवी रेशियो निकालो. 21/60 करने जा रहा है 35%. फिक्स कॉस्ट है 14,700. सो ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा 42,000. ठीक है. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल्स मिक्स इज चेंज्ड एज फॉलोज, द टोटल सेल्स पर मंथ रिमेनिंग इज सेम. तो फिर से यही वाला वर्किंग करना है बाय द रिवाइज्ड सेल्स मिक्स. सो चेंज करके करते हैं. सेल्स 60,000 ही रहेगा. अब ये वाला सेल्स मिक्स लगाते हैं. 25% है 15, 40% है 24, 30% है 18 और 5% है 3,000. वेरिएबल कॉस्ट 60% है 9,000, 16,320, फिर 80% है तो 14,400, 40% है तो 1,200. टोटल करिए. टोटल आ रहा है 4920. कंट्रीब्यूशन 19,080. पीवी रेशियो 31.8%. सो बीपी आ जाएगा 14,700/31.8%. इट इज कमिंग 46,226. कभी कभी ये भी बोल सकता है कि इसका ब्रेकअप बताओ 4 प्रोडक्ट में, तो सेल्स मिक्स का रेशियो में ब्रेक कर दिया जाएगा. ठीक है, तो 11 नंबर हो गया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. Present the following information to show to management that
मार्जिनल कॉस्ट क्या है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है। अच्छा, और टोटल कंट्रीब्यूशन क्या और प्रॉफिट्स क्या रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्स रिजल्ट। दो प्रोडक्ट है ए बी, डायरेक्ट मटेरियल, थोड़ा गंदा तरीका से दिया ए बी ऐसे देना चाहिए ना। डायरेक्ट मटेरियल ए का है 10, बी का है 9, डायरेक्ट वेजेस है ए में 3, बी में है 2, तो ये है 13 और ये है 11। फिर क्या बोल रहा है, फिक्स्ड एक्सपेंस 800 रुपये है। वेरिएबल एक्सपेंस आर अलॉटेड टू प्रोडक्ट्स एट 100% ऑफ वेजेस। तो वेरिएबल एक्सपेंस 100% ऑफ वेजेस के हिसाब से 3 2, तो 16 और 13, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था। फिर सेलिंग प्राइस आपको बता रहा है 20 15, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 4 और 2। ठीक है, सो दिस इज योर पार्ट 1। पार्ट 2 में बोल रहा है एट डिफरेंट सेल्स मिक्स आपको कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट्स बताना है। तो पार्ट 2 का अगर हम ए कर रहे हैं तो ए है और बी है, उसका यूनिट्स है 100 200। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 200 इंटू 2 400। सो टोटल दोनों का टोटल आ रहा है 800, लेस फिक्स कॉस्ट करेंगे 800, तो ये तो जीरो आ गया, मतलब ये ब्रेक इवन है। ऐसे ही बार बार करो। बी में यूनिट्स दिया हुआ है 150 और 150, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 4 इंटू 150 करके 600, 2 इंटू 150 करके 300, टोटल आ रहा है 900, लेस फिक्स कॉस्ट 800 माइनस करके आ गया 100। फिर बी के बाद आ रहा है सी। सी में यूनिट्स है 200 और 100, कंट्रीब्यूशन 800 और 100 इंटू 2 है 200, टोटल मिला के हुआ 1000, लेस फिक्स कॉस्ट है 800, तो ये आ रहा है 200। हो गया, यही पूछा था 3 चीज़। क्या क्या पूछा है ध्यान से पढ़ो, आपका सब काम हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 12 इज ओवर, ये मिला लेना आंसर। नेक्स्ट, इसमें आ जाओ। ये की फैक्टर का क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, वेजेस कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, मशीन आवर्स यूज़ दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है और फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस पर आवर दिया हुआ है। डायरेक्ट वेज कॉस्ट एट द रेट 5 रुपया पर आवर है। ठीक है, सो कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, बोथ यूज सेम रॉ मटेरियल व्हेन। ये सब की फैक्टर है, तो 4 केस है की फैक्टर का, ये की फैक्टर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रूल क्या है कमेंट करने के लिए, जब की फैक्टर होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर के हिसाब से कमेंट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। ए है और बी है, सेलिंग प्राइस आपका 100 और 120 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल है 10 15, डायरेक्ट वेजेस है 15 10, डायरेक्ट एक्सपेंस है 5 6 और वेरिएबल ओवरहेड है 15 और 20। सो इससे अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा जो आ रहा है 55, और यहाँ पे आएगा 69। ठीक है, सो पहला है टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटेड। सो इन दैट केस आपका पहला केस में
सेल्स पोटेंशियल जब लिमिटेड होगा ना तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 55 69 है, उसके हिसाब से रैंक कर दोगे, ये 2 है, ये 1 है। सेकेंड नंबर, सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड, सो उसके लिए आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल्स। वो कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करके, जिसको आप पीवी रेशियो भी बुला सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 55/100 55%, यहाँ 69/120 करके आ रहा है 57.5%। तो फिर रैंक 1 किसका आ गया? ठीक है, बी का ही आ गया। देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल्स, पर रुपी ऑफ सेल्स का मतलब है पीवी रेशियो। फिर मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको मालूम है और मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट 2 kg और 3 kg है। सो 55/2 और 69/3, 27.5 और 23। So we have rank 1 और 2। ठीक है, देन फोर्थ आता है प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय मशीन आवर पर यूनिट। सो ये होगा 55 बाई मशीन आवर, यहाँ पे दिया हुआ 3 और 2, तो 55/3 करने से कितना आ रहा है? 18.33, और यहाँ पे आ रहा है 27.5। सो रैंक आ गया 2 और 1। ठीक है, सो ये रैंक के लिए कमेंट करने बोल रहा है ना। कमेंट करना मतलब आपको एक लाइन लिख देना है कि प्रोडक्ट बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल, प्रोडक्ट बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल, प्रोडक्ट ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल एंड प्रोडक्ट बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल। खाली एक में ए जीत रहा, बाकी में बी जीत रहा है। कमेंट मतलब राइट वन लाइन, राइट विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो सॉल्यूशन यदि आप देखोगे तो उसमें देखो ये कमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो सर रैंक दिखा के फिर कमेंट लिखे, हाँ, तो जब मिस्टेक नहीं होता है। सेकेंड बोल रहा है अज्यूमिंग रॉ मटेरियल एज द की फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ विच इज 10,000 kg एंड ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3500 यूनिट्स, फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स विच विल यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो रैंक ऑफ मटेरियल कहाँ पर है? ये वाला, तो इसको यूज़ करके पार्ट 2 होगा। सो स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम मिक्स बना देंगे हम लोग। स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम मिक्स, इसमें अलॉटमेंट कर दो प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, यूनिट्स और उसका कंट्रीब्यूशन। सो रैंक 1 किसका है? रैंक 1 ए का है। यूनिट 3500 बनाएंगे, उसके लिए कितना मटेरियल जाएगा? 7000, और बचा हुआ से बी बना लेंगे। टोटल आपके पास मटेरियल है 10,000, तो उसमें से 3000 बच गया। उस 3000 में ए में लगता है 3 kg, बी में लगता है 3 kg के हिसाब से, तो 1000 यूनिट बनेगा। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन में पूछा है बस आपको प्रोडक्ट मिक्स बताने, बट जनरली हम लोग उसका प्रॉफिट भी बता देते हैं। तो 3500 इंटू इसका कंट्रीब्यूशन है 55 करके ए में, और बी में कंट्रीब्यूशन है 1000 इंटू 69 करके। सो 3500 इंटू 55 और 69,000 दोनों मिला के आ रहे 261,500। लेस करना होगा आपको फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर यूनिट पे दिया हुआ है 5 और 10, और टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक ट्रिक हो गया। फिक्स कॉस्ट टोटल कैसे आएगा? 5 इंटू 3500 करेंगे जो यूनिट्स बना, और 10 इंटू, जनरली आपका मन क्या में चलता है 10 इंटू 1000 करने का। अगर बी में 10 है तो 10 इंटू 1000, बट फिक्स कॉस्ट को हम लोग सिंस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं ना किस कैपेसिटी पे दिया हुआ है,
नॉर्मली मार्जिनल कॉस्टिंग का सम्स में ये मानते हैं कि जो भी कैपेसिटी पे क्वेश्चन दिया है उस कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, बट सिंस यहाँ पे कोई कैपेसिटी मेंशन नहीं है तो अज्यूम कर लिया गया है कि ये भी 3,500 से जुड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है कि कुछ नहीं बोला तो आपने 3,500 पे ही बी का मान लिया। तो 15 × 3.5 करके आ रहा है 52,500। सो माइनस करके आ रहा है 2,09,000 इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन गेट। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, फिक्स कॉस्ट को लेके ट्रिक था, ये कैसे पता चलेगा, जब तक सम करोगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इनटू मैक्सिमम सेल्स इन बोथ। ठीक है, तो दिस इज द न्यू थिंग हियर। ऐसे खाली क्वेश्चन देखने से भी नहीं होता है, इसीलिए करे नहीं ना तब तक वो क्लियर नहीं होता। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो अच्छा बस रैंक करना है, अलॉट करना है, हो गया, आपको लगेगा हाँ अलॉट करना है, रैंक के हिसाब से अलॉट करना है, बट करने जाते हैं ना तो पता चलता है ओ ये वाला फिक्स कॉस्ट को लेकर ट्रिक था। आओ नेक्स्ट। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका डिफरेंशियल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट या इसको बोलते हैं और डिफरेंशियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और डिफरेंशियल कॉस्ट थोड़ा ध्यान से सीख लेना क्योंकि ये सब सम उतना आता नहीं एग्ज़ाम में, कभी कभी आ भी जाता है, मतलब ये जनरली हम लोग क्लास में नहीं भी किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफ कॉस्ट मतलब डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट। सो यहाँ पे बोल रहा है कैपेसिटी 1,00,000 यूनिट्स का, तो कैपेसिटी मतलब 100% इज इक्वल टू 1,00,000। इन अ मंथ सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स एट द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ सेल्स प्राइसेस पॉसिबल। तो सेलिंग प्राइसेस आपको दिया हुआ है यहाँ पे 60% यानी 60,000, 70% यानी 70,000, 80% यानी 80,000, 90% यानी 90,000 और 100% यानी 1,00,000। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपको सबका मालूम है। फिर बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बिटवीन दीज लेवल्स इज 15 पैसा पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट इज 40,000। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज एंड एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो इसका एक रूल होता है, जैसे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, यहाँ पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी पूछा है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब होता है पहला लेवल और दूसरा लेवल का डिफरेंस, जैसे ये दोनों का डिफरेंस को इंक्रीमेंटल बोलेंगे, इन दोनों का डिफरेंस को इंक्रीमेंटल, इन दोनों का डिफरेंस को इंक्रीमेंटल, इन दोनों का डिफरेंस को इंक्रीमेंटल। अब ऐसे ही रेवेन्यू मतलब सेल्स से निकालेंगे और कॉस्ट मतलब आपको टोटल कॉस्ट लेकर उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट करेंगे तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आएगा। तो कहाँ पर इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, तो प्रॉफिट इसका मैक्सिमम होता है वेयर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इज ज़ीरो। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जब ज़ीरो हो जाए मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया, या फिर ऐसा भी बोलते हैं वेयर आई आर इज इक्वल टू आई सी। जब आई आर और आई सी इक्वल हो गया यानी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट जब इक्वल हो गया तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्यों होगा मैं उसका लॉजिक आपको समझा दूंगा, बट एक बार ये रूल आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए नया था। जनरली ये आप फाइनल में सीखते हो, इंटर में मैट में दिया हुआ है तो इंटर में भी जान के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। सो वी हैव, मान लीजिए वॉल्यूम लेवल, फोर्टीन नंबर है ना, वॉल्यूम है 60,000, 70, 80, 90, 100। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 0.9, 0.8, 0.75, 0.67,
0.61, सेल्स 54, 56, 60, 60,300, 61। फिर आप निकालो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए पहले वेरिएबल कॉस्ट 15 पैसा करके, तो 9,000, 10,500, 12, 13,500, 15। फिर है फिक्स कॉस्ट, सब में 40,000, 40, 40, 40, 40, 40। फिर आता है टोटल कॉस्ट 49, 5,500, 52, 53,500, 55। तो ये बेसिक वर्किंग होती है। अभी तक इंक्रीमेंटल में पहुंचा ही नहीं है। अब इंक्रीमेंटल का 3 काम करना है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होता है इन दोनों का रेवेन्यू का डिफरेंस। पहला वाला में कुछ नहीं होगा, दूसरा वाला से आएगा 2,000, 4,000, फिर आ रहा है 300, फिर आ रहा है 700। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट का डिफरेंस। इंक्रीमेंटल कॉस्ट को डिफरेंशियल कॉस्ट भी बुलाते हैं। तो ये डैश यहाँ पे आ रहा है 1,500, 1,500, 1,500, 1,500। फिर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आपका दोनों का डिफरेंस 500, ये आ रहा 2,500, यहाँ पे नेगेटिव आ गया 1,200 और यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया 800। सो क्वेश्चन में पूछा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बताओ, ये कॉलम है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट बताओ, ये कॉलम है। अब बोल रहा है ऐसा वॉल्यूम बताओ जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट को देखते हैं जहाँ पे वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो प्रॉफिट है उससे 500 ज़्यादा यहाँ पे आएगा, उससे 2,500 ज़्यादा यहाँ पे आएगा, तो बढ़ रहा है तो अच्छा है ना, बढ़ रहा है तो मतलब हम आगे जा रहे हैं। बट फिर हम घट जाएंगे, फिर 1,200 घट जाएगा, तो घट जाएगा तो हम इस पर नहीं जाएंगे। तो ये आपका लेवल है जहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम वेयर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इज ज़ीरो। अब इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जब ज़ीरो नहीं होता ना तो हम लोग बोलते हैं इज क्लोज टू ज़ीरो। क्लोज टू ज़ीरो मतलब या नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू देन ज़ीरो, इज नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू देन ज़ीरो बोलते हैं। अगर ज़ीरो नहीं मिले तो नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू देन ज़ीरो। तो आंसर इज़ 80,000, 80,000 यूनिट्स पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो तरीका है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर लीजिए, प्रॉफिट हर एक पे आ जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे आ रहा है 5,000, यहाँ पे आएगा 5.5, यहाँ पे आ रहा है 60 माइनस 52 करके 8। फिर देखो घटना चालू हो जाएगा, 60,300 माइनस 53,500 करके आ रहा है 6,800। अब घटना शुरू हो गया, फिर यहाँ पे भी और घट गया। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया, यहाँ पे ही आया। इसको करने का ज़रूरत नहीं था, वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट देख के समझ में आता है। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पॉजिटिव जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक चलते जाना है, नेगेटिव आना शुरू हो गया मतलब वहाँ नहीं जाना। नेगेटिव मतलब घर से रुपया लग जाएगा। तो ये जो रूल मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो भी होता है। अगर कभी कभी मैच नहीं करा हो तो मतलब उस समय फिर बोलेंगे आई आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई सी। तो वही चीज़ से ये सम हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये सम आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि जनरली ये सब सम क्लास में नहीं किया हुआ होता है। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे भी थोड़ा सा नया चीज़ आ रहा है एक्सपोर्ट डिसीजन को लेकर। एक्सपोर्ट डिसीजन में क्या होता है कि अगर आप अपना नॉर्मल मार्केट में काम कर रहे हैं और उसके पास अलग से फॉरेन में बेचने का ऑफ़र आ गया, एक्सपोर्ट का ऑफ़र। नॉर्मल मार्केट में काम करे और फॉरेन में बेचने का ऑफ़र आ गया, एक्सपोर्ट ऑफ़र जिसको बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ़र के लिए नॉर्मल प्राइस या नॉर्मल कॉस्ट लागू नहीं होता। तो हम लोग ये सोचते हैं कि एक्सपोर्ट करने के कारण जो एक्स्ट्रा मेहनत हम कर रहे हैं उस एक्स्ट्रा मेहनत का मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ही मेरे को एक्सपोर्ट से रिकवर हो जाए तो मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपोर्ट में नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का नहीं सोचते बिकॉज एक्सपोर्ट डिसीजन वन टाइम ऑफर की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका जो कॉस्ट है
इसका जो कॉस्ट है इसका माना जाता है इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब जो आपका कॉस्ट लग रहा है विथ एक्सपोर्ट माइनस आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट विदाउट एक्सपोर्ट। ये बेसिक रूल अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक्सपोर्ट वाला सम्स को कर पाएंगे। सो इस सम में क्या बोल रहा है देखो, कंपनी इज एट प्रेजेंट वर्किंग एट 90% कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 13,500 यूनिट्स। सो 90% अगर 13,500 है तो 100% हो गया 15,000। इट ऑपरेट्स अ फ्लेक्सिबल बजटरी सिस्टम, फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बजट। सेल्स दिया हुआ है, फिक्स एक्सपेंस है, सेमी फिक्स एक्सपेंस है, वेरिएबल एक्सपेंस है और यूनिट्स मेड है। तो अगर आप देखेंगे सेल्स में फिक्स, सेमी फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंस इन सबको यदि हम जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट नहीं बनेगा। ये इस सम का यही ट्रिक है, क्योंकि इसमें और भी कुछ मिसिंग है। कैसे पता चलेगा आगे देखो। लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट पर यूनिट कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन, बट कितना ये नहीं बोला है। यही इस सम का हिंट है कि लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट बोला है, बट कितना ये तो नहीं बोला। प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। तो प्रॉफिट अगर सेल्स में से मैं प्रॉफिट हटा दूँ 10%, 15 लाख में से 10% हटा दूँ तो 1350 आ रहा है। तो 1350 में इन तीनों कॉस्ट को जोड़ता हूँ ना, 3,500,000, 97,500 और 145, तो आप देखिए 543 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा टोटल कॉस्ट इज़ नॉट मैचिंग विद 1350। इसका मतलब जो डिफरेंस इन कॉस्ट है वही लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट बनेगा। यही इस सम का खूबी है, ठीक है। जो डिफरेंस इन कॉस्ट है वो लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट बनेगा, और वो काम आप 90% से करोगे, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है ना वो 90% से दिया हुआ। अब आप ये सेम चीज़ 100% से करोगे तो आंसर अलग आ जाएगा। ये भी एक ट्रिक है इस क्वेश्चन का। 100% से क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है जब आप 90 से 100 पे जाते हैं ना तो फिक्स कॉस्ट सेम रहता है। तो सेम फिक्स कॉस्ट पे आप अगर ज़्यादा बना लेते हो, देखो फिक्स कॉस्ट आपका 3,500,000 है तो यहाँ पे जस्ट 3,600,000 ऐसे 100 रुपये बढ़ा है। तो फिक्स कॉस्ट का चेंज नहीं होने के कारण आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाना चाहिए। तो ये प्रॉफिट मार्जिन दोनों लेवल पे सेम हो ही नहीं सकता। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट है और आप ज़्यादा वॉल्यूम बनाओगे तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा वॉल्यूम पे ज़्यादा आएगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट सेम रह जाता है तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। सो इसको आप 90% से रिलेट करके देखोगे, ये नहीं कि हम किसी से भी करके देखेंगे तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका ट्रिक क्या है, सेल्स मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट में 3 कॉस्ट माइनस करोगे तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट निकल के आएगा। उसका पर यूनिट रेट कांस्टेंट मानना है, मतलब दोनों केस में कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन बोला यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी एट 200%। सो देखिए यहाँ पे अभी 13,500 बना रहे हैं, अगर 100% पे जाएंगे तो 15,000 यूनिट होगा। तो इस 1500 यूनिट का एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो डिफरेंशियल कॉस्ट पूछ रहा है, मतलब इन दोनों कॉस्ट का डिफरेंस आपको बताना है। फिर बोल रहा है व्हाट वुड यू रेकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट फॉर दीज 1500 यूनिट्स टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइस आर मच लोअर देन द इंडिजिनस प्राइस। तो बोल रहा है अगर यही एक्सपोर्ट करना होगा तो क्या प्राइस चाहिए आपको। तो भाई प्राइस मेरे को जो मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है वही प्राइस मिल जाए तो चलेगा। तो वन टाइम ऑफर में इसका कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हैं या डिफरेंशियल कॉस्ट भी बोलते हैं। वैसे थ्योरेटिकली इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंशियल कॉस्ट आपका डिसीजन मेकिंग में काम आता है जब दो ऑप्शन में लड़ रहे होते हैं कि इसमें जाए कि उसमें जाए। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कभी भी यूज़ हो सकता है, बट डिफरेंशियल कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। बट अभी कैलकुलेशन वाइज दोनों एक ही है। तो इस सम को करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग वो मटेरियल और लेबर कॉस्ट को पता करते हैं। सो सेल्स आपको मालूम है 15 लाख है, और वो 90% पे ही करेंगे, ठीक है। लेस आपको प्रॉफिट मालूम है 10%, तो 1.5 लाख हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 13.5। फिर आपका खर्चा में है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो ये है 3,500,000, 97,500 और 1,45,000। तीनों जोड़ के क्या आ रहा है, 543। तो इन दोनों का डिफरेंस से आ रहा है मटेरियल और लेबर कॉस्ट।
मटेरियल एंड लेबर शुड बी 13.5 लाख माइनस 543 8,07,000 और बोल रहे पर यूनिट सेम रहेगा, तो 8,07,000 डिवाइडेड बाई 13,500 करके मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे आ रहा है 59.77, 78 भी बोल सकते हैं आप, 778। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आता कि ये बैलेंसिंग फिगर से ये वाला अमाउंट निकल के आएगा, ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल चीज़ होता है इस सब में। और नेक्स्ट आ जाएगा अब आपका 1500 यूनिट का डिफरेंशियल कॉस्ट बताना है। तो देखो फिक्स तो 100 रुपया एक्स्ट्रा आएगा, सेमी फिक्स का पहले ब्रेकअप लगेगा। सेमी फिक्स मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द वेरिएबल एंड फिक्स पार्ट इनटू दैट। तो नोट 2 है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप। तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, अगर आप चेंज इन कॉस्ट देख रहे हैं तो 3,000 है, 1,05,000 माइनस 97,500 कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 3,000 डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन यूनिट्स है 1500, तो ये आ रहा है 2 रुपया करके। ठीक है, दिस इज कमिंग 2 रुपीज़ करके। और फिर इसके बाद फिक्स कॉस्ट है आपका, फिक्स कॉस्ट है इसमें 97,500 माइनस 2 रुपीज़ करके 13,500 का माइनस करें अगर हम, तो 97,500 माइनस 27,000 70,500। ठीक है, सो ये हुआ सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एनालिसिस। फिर वेरिएबल कॉस्ट का भी आप पर यूनिट यदि देखेंगे तो 1,45,000 बाई 13.5 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है 10.74 और 1,45 बाई 13.5 इंटू 15,000 करने से मैच नहीं हो रहा है, वेरिएबल एक्सपेंस में रेट मैच नहीं हो रहा है। तो ये इस सम का एक फ्लॉ लग रहा है मेरे को कि इसमें मैच होना चाहिए, वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट मैच होने का बात है। तो ये मैच क्यों नहीं हो रहा है ये हम नहीं जानते हैं, बट ये मैच होना चाहिए था प्रोपोर्शनेटली। तो हो सकता है इनका रेट वेट चेंज हो रहा होगा, जैसे फिक्स कॉस्ट भी मैच होना चाहिए था, बट 100 रुपया बढ़ रहा है ना। सो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ 1500 यूनिट्स। तो इंटरेस्टिंगली डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका चेंजेस इन कॉस्ट। तो सबसे पहला फिक्स्ड एक्सपेंसेस को अगर लिया जाए तो उसका डिफरेंस आ रहा है 100 रुपया, 3,06,000 माइनस 3,05,000। नियम के हिसाब से तो उसका डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में वेरिएबल एक्सपेंस का 2 रुपया के हिसाब से आपका 1500 यूनिट का कॉस्ट बढ़ेगा ही 3,000, और फिक्स का सेम ही रहने वाला है, कोई कुछ नहीं आने वाला है। या फिर ऐसे नहीं करके अगर आप क्वेश्चन में बस दोनों का डिफरेंस ले लें 1,05,000 और 97,500 तो भी हो जाएगा। फिर सेमी वेरिएबल एक्सपेंस के बाद वेरिएबल एक्सपेंस में तो मुझे रेट का आशा था, तो वेरिएबल एक्सपेंस तो रेट के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या करें, तो ये भी सेमी वेरिएबल के हिसाब से दे दिया है, बट अपने एक बार क्या करेंगे वेरिएबल एक्सपेंस में जस्ट दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और कोई उपाय अपने पास नहीं बचा। अदरवाइज नियम के हिसाब से वेरिएबल में तो रेट मैच होना चाहिए था। और मटेरियल एंड लेबर का जो कॉस्ट है वो 59.778 हमने निकाला था, इंटू 1500 यूनिट आप कर लीजिए। तो 59.778 इंटू 1500 करने से आ रहा है 89,667। तो यही आपका डिफरेंशियल कॉस्ट, मतलब दोनों कॉस्ट का डिफरेंस। तो ऐसे तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, और एक मटेरियल लेबर का रेट के हिसाब से आपने 1500 यूनिट का कॉस्ट ले लिया। तो ये आ रहा है 89,667, 4.5 और 3,100 करके 97,267। So using this you will say therefore differential cost per unit is equal to 97,267 by 1500। So per unit आ जाएगा 64.84 आ रहा है, डिवाइड बाई 1500 करके। सो अगर आपसे पूछे एक्सपोर्ट का मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए, आंसर होगा 64.84। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशियल कॉस्ट।
डिफरेंशियल कॉस्ट के ऊपर दो सम आपने किया, एक स्टेज वाइज किया ऊपर और नीचे को सब्ट्रैक्ट करके, और एक दो सिनेरियो लेके किया कि अगर मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा तो ये सिचुएशन है, एक्सपोर्ट करूँगा तो वो सिचुएशन है, दोनों का डिफरेंस। तो नॉर्मली फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस आता नहीं है, अगर बोला हो तो लेना होता है, वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये सम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेल्स है 80,000 यूनिट्स एट द रेट 15 ईच, सो 12 लाख। तो सेलिंग प्राइस है 15 रुपया करके। फिर वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल 240 डिवाइड बाय 80,000 करेंगे तो 3 रुपया करके। फिर लेबर 320 बाय 80,000 करेंगे तो 4 रुपया। वो वेरिएबल लिखा हुआ है तो ये वेरिएबल ओवरहेड है 2 रुपया। 4 3 7 2 9, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 6 रुपया करके। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है 320। कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज़ 1 लाख यूनिट्स। फिर कस्टमर आ गया, यूएसएस इज डिजायरस ऑफ बाइंग 20,000 यूनिट्स एट अ नेट प्राइस ऑफ 10 रुपीज़। फिर से एक्सपोर्ट की बात आ गई। तो 1 लाख पे हम लोग अभी कैपेसिटी है, बट हम लोग 80,000 यूज़ कर रहे हैं, तो 20,000 यूज़ नहीं कर रहे हैं। एडवाइज द प्रोड्यूसर वेदर और नॉट द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, विल योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ द कस्टमर इज लोकल वन। तो एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि चलो 20,000 का ऑर्डर देना है, तो 20,000 का ऑर्डर के लिए एडिशनल कॉस्ट एक्सपोर्ट करना है, तो एडिशनल कॉस्ट इज़ गोइंग टू बी ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट या जिसको आप डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं, दैट विल बी आवर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो अलग से नहीं लगेगा ना। तो 9 रुपया करके आपका कॉस्ट आएगा, 9 इंटू 20,000 कॉस्ट विल बी 180। और सेल्स आपको कितना मिल जाएगा, 10 रुपया करके 20,000 का 2 लाख मिल जाएगा, 10 इंटू 20,000 करके 2 लाख। सो आपका बेनिफिट कितना आ गया यहाँ पे, प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000 का प्रॉफिट आ गया है कि नहीं है, 20,000 का प्रॉफिट आ गया। तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सेकेंड है, विल योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ द कस्टमर इज लोकल वन। तो आंसर इज येस, डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज देन वी शुड सेल एट नॉर्मल प्राइस ओनली। सेल एट नॉर्मल प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 15, विच इज़ ₹15, क्योंकि अगर आप उसको 10 पे दोगे ना तो वो करंट मार्केट को बिगाड़ देगा। जब वो एक्सपोर्ट करते हो तो क्या होता है ना, वो मार्केट में लोग अपने को जानते नहीं हैं और अपने लोगों को पता नहीं चलता कि मैंने बाहर में कितना में बेचा है, बस यहाँ पे नाम होता है, अरे हम तो एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट अगर हम नॉर्मल मार्केट में अगर सस्ता बेचने लगेंगे तो बाकी कस्टमर नाराज़ हो जाएंगे, उनको पता चल ही जाएगा। सेल एट नॉर्मल प्राइस ओनली बिकॉज it will adversely affect the present market, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको एक्सेप्ट कर लो, बट लोकल कस्टमर होने से आपको अपना लोकल प्राइस मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा। एक्सपोर्ट एंड लोकल कस्टमर का डिसीजन लेना है, तो कैसे डिसीजन लोगे, लोकल कस्टमर लोकल प्राइस, एक्सपोर्ट कस्टमर डिफरेंस कॉस्ट जो लगा उतना भी मिल जाए तो भी कर देंगे, एक्सपीरियंस होगा, गुडविल बनेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉस्ट शीट टाइप का क्वेश्चन है, इट्स लाइक कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग में दिया हुआ है बट कॉस्ट शीट जैसा क्वेश्चन है। कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर्स एंड सेल्स इट एट 3,000, एन इंक्रीज ऑफ 17% in cost of material and 20% of labor cost is anticipated. The increased cost in relation to the present sale price would cause a 25% decrease in amount at the present gross profit per unit. At present, material cost is 50%, wages is 20% and overhead is 30% of cost of sales. तो करंट में बोल रहा है मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट आपको मालूम है, टोटल मिला के आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर ये मेरा x है तो ये 0.5x है, ये 0.2x है और ये 0.3x है। फिर आपका सेलिंग प्राइस है 3,000, तो प्रॉफिट है 3,000 माइनस x। नाउ बोल रहा है इंक्रीज ऑफ 17% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड 20% इन लेबर इज एंटिसिपेटेड, ठीक है।
तो नया ये प्रेजेंट है, प्रोपोज में बोल रहा है ये बढ़ जाएगा कितना से 17% से 0.5x का 117%। ऐसा नहीं कि 0.5 पे 17% जोड़ दो, वो मिस्टेक नहीं करना। 0.5 का 117% मतलब 0.5 पे 17% ऐड करेंगे तो 0.585 आ रहा है। फिर यहाँ पे वेजेस में बोल रहा है बढ़ जाएगा 20% से, तो 0.2x का 120%, तो ये आएगा 0.24x। 0.2 का 120% आ रहा है 0.24। ओवरहेड का कुछ नहीं बोल रहा है तो 0.3, कुछ नहीं बोल रहा है, सेम रहेगा, ध्यान रखना। वहाँ पे बोला नहीं मतलब जीरो नहीं हो जाएगा। 0.24 प्लस 0.3 0.585 जोड़ के आ रहा है 1.125x। सेलिंग प्राइस है आपका, कुछ बोला नहीं। अब क्या बोल रहा है, कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। बोल रहा है नया सेलिंग प्राइस भी निकालो, नया सेलिंग प्राइस निकालने बोल रहा है टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। तो करंट में क्या प्रॉफिट आ रहा है ये हम लोग को मालूम है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। द इंक्रीज्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेल प्राइस वुड कॉज अ 25% डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। बोल रहे ये होने से अगर हम सेलिंग प्राइस सेम रखेंगे तो मेरा प्रॉफिट नया आएगा ना 3000 माइनस 1.125x। तो बोल रहा है कॉस्ट बढ़ा देने के कारण, इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट बढ़ा देने के कारण सेलिंग प्राइस अगर सेम रहा प्रेजेंट वाला तो इट वुड कॉज 25% डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। तो इसमें ऑफ कोर्स कॉस्ट बढ़ चुका है, प्राइस यदि सेम रहेगा तो ये प्रॉफिट कम है इसके मुकाबले, प्रेजेंट के मुकाबले। तो बोल रहा है जो नया प्रॉफिट है वो करेंट प्रॉफिट का 25% कम है। सो इससे एक रिलेशनशिप बन जाएगा और सम सॉल्व हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नया वाला प्रॉफिट इज इक्वल टू 75% ऑफ पुराना वाला प्रॉफिट। तो ये 3000 माइनस 1.125x इज इक्वल टू 2250 माइनस 0.75x। सो 1.125 0.75 करके आ रहा है 0.375, x इज इक्वल टू 750। सो x इज इक्वल टू 750 बाई 0.375 करके आ रहा है 2000। x इज इक्वल टू 2000 है, ठीक है। सो ये x आ गया यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। तो क्वेश्चन में जो पूछा था ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट, तो अब प्रेजेंट वाला मैं वर्कआउट कर सकता हूँ आराम से। प्रेजेंट में मटेरियल आ गया 0.5x यानी कि 0.5 इंटू 2000 इक्वल टू 1000। वेजेस आ गया 0.2 इंटू 2000 यानी कि 400। ओवरहेड्स आ गया 0.3 इंटू 2000 यानी कि 600, तीनों मिला के 2000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर आपका प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 3000 है, प्रॉफिट आपका 1000 है, ठीक है। फिर ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, ये फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट ए ख़त्म। सेकंड पार्ट में बोल रहा है नया सेलिंग प्राइस बताओ टू प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज एट प्रेजेंट। सो प्रोपोज्ड में पहले नया कॉस्ट ले लो 0.585x, तो 0.585 इंटू 2000 करो, 2000 इंटू 0.585 करने जा रहा है 1170। फिर वेजेस का कॉस्ट है 0.24, तो 0.24 इंटू 2000 करने से आ रहा है 480। फिर यहाँ पे आ रहा है 600 ही रहेगा, 600 480 1170 मिला के 2250। बोल रहा है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो आपको सेम प्रॉफिट अर्न करना है एज एट प्रेजेंट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो पहले था 50%, तो अभी भी 50% आपको प्रॉफिट चाहिए 1125। तो ये आ रहा है 3375। दिस इज द न्यू सेलिंग प्राइस, 3375 इज द आंसर। ये पार्ट बी हो गया।
ठीक है, तो ये कॉस्ट शीट का है, इसमें तो मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ हुआ नहीं। वर्किंग नोट में आपको एक्स लेके अपना कॉस्ट शीट बनाना पड़ा और बेसिकली एक्स का वैल्यू निकालना पड़ा और फिर वही प्रेजेंट हो गया और प्रपोज में नया सेलिंग प्राइस निकालने बोला तो बता दिया। आइए नेक्स्ट, ये देख लो 3375 3000 सब मैच हो रहा है। आइए आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपको ये देखना है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो क्या बोल रहा है, एन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर मार्क्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 2.5 पर पीस ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 14.3 बाय प्रोड्यूसिंग 6000 एट 60% ऑफ द कैपेसिटी। तो 100% पे हो जाएगा 10,000। तो नेक्स्ट है मटेरियल है, वेजेस है, वर्क्स ओवरहेड और सेल्स ओवरहेड है। तो सारा टोटल कॉस्ट यदि हम करें जैसे 11.8 आ रहा है, तो 11.8 प्लस 2.5 करने से 14.3। ड्यूरिंग द ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेट्स दैट फिक्स्ड चार्जेस विल गो अप बाई 10%, which direct labor rate and material will increase by 8% and 6% respectively, but he has no option of increasing the selling price. बोला ड्यूरिंग द करेंट ईयर इंटेंड्स टू प्रोड्यूस सेम नंबर मतलब उतना ही यूनिट्स बनाना चाहते हैं, बट एंटिसिपेट्स दैट फिक्स चार्जेस विल गो अप बाई 10%, विच डायरेक्ट लेबर एंड मटीरियल विल इंक्रीज बाई 8% एंड 6% रिस्पेक्टिवली, बट ही हैज़ नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस। प्राइस नहीं बढ़ेगा बट तीनों कॉस्ट बढ़ जाएगा। Under this situation, he obtains an offer for further 20% of the capacity. तो further 20% मतलब हो गया आपका 2000 यूनिट, क्योंकि 6000 इज 60%, तो 100% इज 10,000, तो 20% इज 2000। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट मिनिमम प्राइस यू विल रेकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस टू इंश्योर दैट मैन्युफैक्चरर हैज़ एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 16,730। बोल रहा है उसका मिनिमम प्राइस बताओ जिससे कि हम लोग का ओवरऑल प्रॉफिट 16,730 आ जाए। तो इसमें हम लोग को ये जानना जरूरी है कि पहले एज पर द न्यू स्ट्रक्चर हम लोग करेंट 6000 से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। ओवरऑल प्रॉफिट मतलब 6000 यूनिट प्रेजेंट वाला प्लस 2000 यूनिट न्यू वाला, दोनों मिलाकर आपका कितना प्रॉफिट आना चाहिए। तो पहले ये जानना जरूरी कि 6000 में कितना प्रॉफिट आ रहा है, फिर इस 2000 के लिए कितना प्रॉफिट चाहिए जिससे कि ओवरऑल इतना आ जाए, और फिर इस 2000 का कॉस्ट स्ट्रक्चर में आपको पता है ये ऑफ़र है ना। ऑफ़र वर्ड मतलब क्या होता है कि इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लेना है, सिर्फ डिफरेंशियल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं आता इसका। तो इसमें भी एक ऑफ़र का कैलकुलेशन है, बट इट्स नॉट एन एक्सपोर्ट ऑफ़र। ऑफ़र इज़ हैविंग अ प्राइस विल बी इक्वल टू जो भी इसका डिफरेंशियल कॉस्ट है वो आप लेंगे, प्लस आप लेंगे जो शॉर्टफॉल ऑफ प्रॉफिट है अगर, तो वो शॉर्टफॉल ऑफ प्रॉफिट है तो वो, दैट्स इट। Price is equal to differential cost plus shortfall of profit. So using this now, सबसे पहले अपने को वर्कआउट करना है प्रेजेंट प्रॉफिट हम लोग का कितना आएगा। प्रेजेंट नहीं, प्रॉफिट फ्रॉम 6000 यूनिट्स। करेंट 6000 यूनिट से क्या प्रॉफिट है एट रिवाइज्ड कॉस्ट। नया कॉस्ट पे क्या क्या आएगा, तो सेल्स आपका बोल रहा चेंज नहीं होगा, वो था 14 रुपया 30 पैसा इंटू 6000 होगा। 1430 इंटू 6000 करने से आ रहा है 85,800 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल है आपका 3.5 करके, तो 3.5 को बढ़ाने बोल रहा है 8% से। मटेरियल नहीं, लेबर रेट है, मटेरियल 6% है, तो इंटू 106% इंटू 6000। ठीक है, आप और शॉर्टकट लगाना चाहते हो तो पर यूनिट भी कर सकते हो, बट ठीक है अभी रहने दो। 3.5 इंटू 106% इंटू 6000, ये करके आ रहा है 22260। फिर डायरेक्ट लेबर में जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.25, तो 1.25 में 8% बढ़ाना है,
इंटू 6000, 1.25 इंटू 108% इंटू 6000 जो आएगा 8100 डायरेक्ट लेबर के बाद। फिर आ रहा है वर्क्स ओवरहेड में 50% वेरिएबल है, तो वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड 6.25 का 50% करने से आ रहा है 3.125 इंटू, इसमें कोई रेट बढ़ाना नहीं है, बस 6000 इंटू 6000 करेंगे तो दिस इज कमिंग 18750। फिर आ रहा है वेरिएबल सेल्स ओवरहेड 25% है, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड 0.8 का 25%, तो इंटू करना आपको 6000, तो दिस इज कमिंग 0.8 का 25% इंटू 6000 करके 1200। ठीक है, सो इससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है 18750, 8100, 22260 माइनस 85800 करके आ रहा है 35490 लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में एक है फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड, फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड जो है 6.25 का 50% इंटू 6000 करेंगे। ध्यान रहे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में 6000 करते हैं, वो एक एक्सेप्शनल सम आया था जिसमें कुछ बोला नहीं था तो मैक्सिमम सेल्स पर डाल दिया था, वो कभी करते नहीं है। इंटू उसको भी बढ़ाने बोल रहे लोग, कितना से बढ़ाने बोल रहे 10% से 110%। और इसी तरह से सेलिंग ओवरहेड का करो, सेलिंग ओवरहेड का अमाउंट दिया हुआ है 0.8, उसका 75% फिक्स्ड है, 25% वेरिएबल है, तो 75% फिक्स्ड है इंटू 6000 इंटू 110%, 6.25 इंटू 50% इंटू 6000 इंटू 110% करके आ रहा है 20625। फिर 0.8 इंटू 75% इंटू 6000 इंटू 110% करके आ रहा है 3960, तो 35490 माइनस 20625 माइनस 3960 करके आ रहा है 10,905 इज योर प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ 6000 यूनिट्स। सो ये क्या हुआ था यहाँ पर, ये लोग को मालूम था कि प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे, कॉस्ट बढ़ गया तो प्रॉफिट घट गया होगा, तो उस प्रॉफिट को मेकअप करने के लिए एक ऑफ़र मिला है जो 2000 यूनिट का ऑफ़र है, तो उससे मेकअप करना चाह रहे हैं। ऑफ़र मतलब क्या है ना, वो करेंट मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करेगा ऐसा मान लेते हैं इन जनरल। सो फॉर ऑफ़र आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आएगा, पहले डिफरेंशियल कॉस्ट इज सपोज टू बी द वेरिएबल कॉस्ट ओनली, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज अज्यूम टू बी रिमेनिंग सेम। सो वेरिएबल कॉस्ट आपका यहाँ पर सबको जोड़ेंगे ना आप, तो 2260, 8100, 18750 और 1200 करके आ रहा है 50310। सो 50310 इज फॉर 6000 यूनिट। सो हाउ मच इट विल बी फॉर, ऑफर इज फॉर 20% कैपेसिटी विच इज इक्वल टू 2000 यूनिट्स, तो 2000 यूनिट का आपका इंटू 2000 करने से वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा जो आ रहा है 16770, और प्लस शॉर्टफॉल ऑफ प्रॉफिट जो आपको चाहिए, आपको मेकअप करना है 16730 का प्रॉफिट, उसमें से 10,905 ऑलरेडी आ गया है, तो 16730 माइनस 10,905 करके आ रहा है 5825 प्लस 16770 करके आ रहा है 22,595। दिस इज़ योर सेल्स डिवाइडेड बाय 2000 कर लो, तो प्राइस आ रहा है 11.2975। सो नया चीज़ क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट आप सीखा, और दूसरा इस सब में बस शॉर्टफॉल प्रॉफिट ऐड करना था। अगर कुछ नहीं होता, शॉर्टफॉल प्रॉफिट के बारे में नहीं बोला होता, तो सिर्फ डिफरेंशियल कॉस्ट इस ऑफर का प्राइस होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। $11.2975 और 11.30। नेक्स्ट आ जाइए आप 19 नंबर में। Dynamic company has 3 divisions, each of which make a different product. Budgeted data for the year are as follows. 3 डिवीजन है ये ABC।
फिर आपको क्या बोल रहा है, सेल्स है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस और फिक्स कॉस्ट है। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू क्लोज डाउन डिवीजन सी, वो सोच रहे डिवीजन सी को बंद कर दो। देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट, बोल रहे फिक्स कॉस्ट तो कम नहीं होगा। एडवाइज वेदर और नॉट डिवीजन बी शुड बी क्लोज डाउन। तो देखो फिक्स कॉस्ट कम नहीं होगा तो ऐसे देखना चाहिए कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो खाली डिवीजन सी का, तो वो कितना आता है, 84,000 सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट है उसका 14 प्लस 22,400 प्लस 28,000। देखो कंट्रीब्यूशन ला रहा है तो रखना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो हटा देना चाहिए। 19,600 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिवीजन सी, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो। मतलब सी को अगर हम बंद कर देंगे ना तो मेरा फिक्स कॉस्ट तो घटेगा ही नहीं, फिक्स कॉस्ट मतलब सी से कनेक्टेड ही नहीं। हालांकि सी में भी फिक्स कॉस्ट डाला हुआ है बट फिक्स कॉस्ट घटेगा नहीं, मतलब फिक्स कॉस्ट सी से कनेक्टेड नहीं हो, शायद ओवरऑल कंपनी का होगा जिसको 3 जगह बांटा हुआ है। तो सी बंद भी हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट रहेगा एज इट इज़। तो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन यदि आ रहा है तो कंटिन्यू करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। अब इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि ये इंक्रीमेंटली सोच लिया, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप ये सोचेंगे कि ए बी सी यदि कंटिन्यू हो रहा है तो मेरा कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है ना। तो आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे सेल्स है, इन तीनों का टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा, है ना, 14,000, 5,600 और 14,000 लेकर आ रहा है 33,600। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,12,000 से माइनस करके मैं यदि कंट्रीब्यूशन निकालूं तो वो आ रहा है 78,400। ऐसे सबका निकाला जा सकता है। ये 21,000 तो 56 माइनस 21 करके आ रहा है 35,000, 3 2 5 और 1 6, इन तीनों को जोड़ो 14, 22,400 और 28,000 करके आ रहा है 64,400। 64,400 माइनस 84,000 करके आ रहा है 19,600। सो इन तीनों को ऐड करके टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, $78,400, 35,000 और 19,600 करके 1,33,000। लेस फिक्स कॉस्ट अगर आप देखेंगे तीनों को जोड़ के 28, 28, 56 और 14, 70, तो ये आ रहा है 63,000। तो ये करेंट है, सी के रहने के कारण 63 कमा रहे हो, और सी नहीं रहेगा तो ए रहेगा, बी रहेगा, सी हट गया तो ए का 78,400 आएगा ही आएगा, बी का 35 आएगा ही आएगा, सी का 19,600 बंद हो गया। तो टोटल आपका कम हो जाएगा 78,400 प्लस 35 करके 1,13,400 आ रहा है। फिक्स कॉस्ट 70 रहेगा ही रहेगा, तो माइनस करके कितना आ रहा है 43,400। देखो कितना से प्रॉफिट घट गया, दोनों का डिफरेंस देखो, रिड्यूस बाई 19,600। तो वही 19,600 आपको यहाँ पर भी मैं दिखाया कि अगर आप खाली सी का इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन सोचें, बस इसमें यही समझने का था कि क्वेश्चन में जो बोला है ना, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट सी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब सी बंद हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट नहीं हटेगा, इसलिए फिक्स कॉस्ट को मैंने यहाँ कंसिडर नहीं किया था वर्किंग करते समय। सो कमेंट क्या देना है, डिसीजन क्या देना है, सी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये एक अगेन नया चीज़ था आपके लिए, अगर आपका पहले नहीं किया हुआ है तो कंटिन्यू वर्सेस डिसकंटिन्यू में ध्यान क्या देना होता है, फिक्स कॉस्ट, टेक केयर ऑफ फिक्स कॉस्ट बस। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि अगर सी बंद कर दोगे तो 10,000 रुपये फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, तो सी का फिक्स कॉस्ट में फिर मैं 10,000 और माइनस कर देता, ऐसा लिखा रहेगा तब मानेंगे। आइए नेक्स्ट, वाटर टाइम। Mr. Young has 1,50,000 investment in a business. He wants a 15% profit on his money. तो इसका मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट है 1.5 लाख का 15%, विच इज इक्वल टू 22,500।
From an analysis of recent cost figures, he finds that his variable cost of operating is 60% of sales. His fixed costs are 75,000 per year. Show supporting computations for each answer. What sales volume must be obtained to break even? देखो वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो इसका मतलब होता है पीवी रेशियो इज 40%. जुगलबंदी जोड़ी चलती है तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा ना. ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो यानी 75,000 बाई 40%. 75,000 बाई 40% इज 187,500. What sales volume must be attained to his 15% ROI? Must be obtained to his 15% ROI. तो 15% ROI इस 22,500 तो उसके लिए कितना सेल्स अचीव करना पड़ेगा? 75,000 फिक्स कॉस्ट का 22,500 प्रॉफिट का डिवाइडेड बाई 40%. 75,000 प्लस 22,500 डिवाइडेड बाई 40% करने से कितना आ रहा है? 243,750 आ रहा है. थर्ड पार्ट बोल रहा है मिस्टर यंग एस्टिमेट्स दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर्स ऑफ हिज बिजनेस ही वुड इनकर 25,000 एक्सपेंसेस पर ईयर. एट व्हाट सेल्स वुड बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज सेल्स अप. तो इसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट. इसमें ये नया चीज़ आ गया शट डाउन पॉइंट. कौन सा सेल्स वॉल्यूम पे लॉकअप कर देना चाहिए? तो शट डाउन पॉइंट का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट माइनस एक्स्ट्रा शट डाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है या तो यूनिट्स में आंसर आएगा और पीवी रेशियो करोगे तो सेल्स वैल्यू में आंसर आएगा. तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट यहाँ पर क्या है? जैसे देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट अभी है 75. बोल रहा है अगर हम क्लोज कर देंगे सारा चीज़ तो भी 25,000 लगेगा. तो 25,000 इज़ अनअवॉइडेबल. ये 25,000 क्या है? ये अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है. मेरे को अवॉइडेबल चाहिए. अवॉइडेबल मतलब कितना हट जाएगा? 75 का 25 हो जाएगा मतलब 50,000 आएगा अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट. एक्स्ट्रा शटडाउन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है. पीवी रेशियो 40%. तो 50,000 बाई 40% कितना आता है? 1,25,00,000. मतलब 1,25,00,000 का सेल्स यदि अचीव नहीं कर पाओ तो बंद कर दो. तो इसका कमेंट क्या होता है कि अगर लेस देन एक्सपेक्टेड सेल्स अगर लेस देन 1,25,00,000 है तो बंद कर दो, तो लॉकडाउन कर दो, शट डाउन. अगर ग्रेटर देन 1,25,00,000 कर सकते हो तो कंटिन्यू करो. सेविंग्स होगा उससे. हालांकि इसका नॉन फाइनेंशियल रीजंस भी आपको समझाया हुआ होता है क्लास में, आप वो देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज 21. मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सेल्स दिया हुआ है 4,00,000 का. कॉस्ट आपको दिया हुआ वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स. ओके तो ये हो जाएगा 240. फिक्स कॉस्ट है 80. पीबीटी है ठीक है 80 आ रहा है माइनस करके. इनकम टैक्स 60% तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 32,000. ओके इनकम टैक्स का 48. ठीक है. कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग द प्लांट. द इंक्रीज्ड फिक्स कॉस्ट with the plant expansion will be 40,000. It is estimated that maximum production in new plant will be worth rupees 2,40,000. वर्थ मनी हो रहा है, will be worth money, ये सेल्स वैल्यू ला पाओगे आप. कंपनी ऑल्सो वॉन्ट्स टू अर्न एडिशनल इनकम ऑफ 3,200 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन. गिव योर ओपिनियन ऑन प्लांट एक्सपेंशन. तो भाई प्लांट एक्सपेंशन हम करें कि नहीं करें? तो ये है प्रेजेंट सिनेरियो. एक्सपेंशन करके क्या आएगा? एक्सपेंशन करके बोल रहे सेल्स 240 आएगा तो उसका वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा 60%. 144. तो भाई आपका कंट्रीब्यूशन अगर मैं यहाँ पे भी निकाल दूँ तो यहाँ पे 160 है तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नया क्या आ रहा है? 240 माइनस 144 करके 96. फिक्स कॉस्ट एक्सपेंशन के कारण कुछ अलग से आ रहा है क्या? दिस विल इंक्रीज द फिक्स कॉस्ट. द इंक्रीज फिक्स कॉस्ट विथ प्लांट एक्सपेंशन विल बी रुपीज़ 40,000. तो 40,000 का नया फिक्स कॉस्ट आ गया. तो एक्स्ट्रा 56,000 आ ही रहा है ना आपके पास. तो ये फिक्स कॉस्ट 80 माइनस करके जो पीबीटी आ रहा है तो एक्स्ट्रा 56 आ रहा है तो वेल एंड गुड है. क्या प्रॉब्लम है? ठीक है. अगर आप टैक्स भी माइनस कर दें एज गिवन इन द सीक्वेंस तो 56,000 का 60% होता है 33,600. माइनस करके आपका पैट आ रहा है कितना? पैट आ रहा है 22,400. ठीक है. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन. आप बोल रहे थे मेरे को अपना
ऑन द बेस ऑफ क्या चाहिए मेरे को, द कंपनी ऑल्सो वॉन्ट्स टू अर्न एडिशनल इनकम ऑफ 3200। तो एडिशनल इनकम ऑफ 3200 क्या, एडिशनल इनकम हम आपको ला के दे दिए 22400 का। तो आपको जो चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया, तो एक्सपेंशन वायबल है ना। इट इज़ मोर देन डिजायर्ड इनकम ऑफ ₹3200। So therefore viable, expansion is viable। ओके हो गया। अब आप जैसे भी करो, इंस्टीट्यूट ने ना एक कॉलम और बना दिया, प्रेजेंट एक्सपेंशन मिला के एक टोटल कॉलम भी बना दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कोई एक चीज़ होता है एडिशनल इनकम में, ये हम लोग पैट समझेंगे, ठीक है। जब पैट दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पैट समझना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स समझना। तो उसको 22400 को कंपेयर किया, ना कि पीबीटी को। जब टैक्स रेट दिया तो नेट पे सोचो। तो इसके साथ आपका सारा इलस्ट्रेशन ख़त्म हो गया। थोड़ा एमसीक्यूज कर लेते हैं भाई। देखो क्या क्या एमसीक्यू है। पहला बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इंक्लूड्स प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। यस, प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स्ड ओवरहेड तो नहीं आता है। फैक्ट्री ओवरहेड बोलने से उसमें फिक्स्ड ओवरहेड घुस जाता है, ओनली प्राइम कॉस्ट नहीं। फर्स्ट वाला सही है। फिर बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज रिगार्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड के कारण ही इन दोनों में डिफरेंस आता है। फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज, फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज किसमें, ठीक से क्वेश्चन लिखा नहीं है। फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज क्या बोलना चाह रहा है, पीरियड कॉस्ट होगा, ठीक है। अब ओवरहेड भी हो सकता है, पता नहीं चल रहा है क्या है इसका, देखना पड़ेगा आंसर। देखो 3 का क्या है, सी बोल रहा है फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। यहाँ पे लिखना चाहिए था इन मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो पीरियड कॉस्ट। व्हेन सेल्स एंड प्रोडक्शन इन यूनिट्स आर सेम देन प्रॉफिट्स अंडर, सेल्स एंड प्रोडक्शन अगर सेम है मतलब देर इज़ नो स्टॉक, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर देर इज़ नो स्टॉक। अगर स्टॉक नहीं है तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस स्टॉक के कारण ही आता है। फिर बोल रहे हैं व्हेन सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन इन यूनिट्स देन प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन इन यूनिट्स है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन से ज़्यादा सेल हो रहा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट करता था, है ना। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि जब सेल्स एक्सीड प्रोडक्शन है तो इसका मतलब हो रहा है कि देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट। अगर ओपनिंग स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको मैंने एक रिकॉन्सिलेशन बताया था, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें इन जनरल हम लोग करते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवर वैल्यूड होता है, तो वो ऐड करना पड़ता है, तब जाके प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर रहा हूँ, तब मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट आ रही है, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा था एब्जॉर्प्शन से, तभी तो ऐड करना पड़ा ना डिफरेंस में। तो ये आपका ए आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन किस कारण से चेंज होगा, सेलिंग प्राइस चेंज होने से पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा तो ब्रेक इवन चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट से भी चेंज होगा, फिक्स कॉस्ट से भी चेंज होगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर बोल रहा है इफ सेल्स आर 90,000 वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 75% कॉन्ट्रीब्यूशन इज, तो इससे आ जाएगा पीवी रेशियो विच इज़ 25%, तो 90,000 का 25% विल बी द कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी 22,500। फिर वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है रिमेन्स फिक्स्ड इन टोटल, नहीं, रिमेन्स फिक्स्ड पर यूनिट, यस दिस इज ट्रू, ठीक है। फिक्स्ड पर यूनिट पे वो फिक्स्ड रहता है, टोटल में वो वेरी करते रहता है। इफ सेल्स आर 1.5 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट आर 50,000, कंप्यूट पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 1 लाख, तो पीवी रेशियो आ जाएगा 1 लाख बाई 1.5 लाख, जो कितना आता है 1 बाई 1.5 करने से 66.66। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फॉलोज द फॉलोइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बिहेवियर वाइज बोलते हैं इसको। बिहेवियर वाइज में अगर आप बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ें तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन होता है फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। PV ratio will increase if there is a decrease in fixed cost, no. If there is an increase in fixed cost, no.
इफ देयर इज अ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस घटने से पीवी रेशियो को घाटा होता है। नो, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यस, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा देने से, सॉरी डिक्रीज करने से फ़ायदा होता है, तो पीवी रेशियो विल इंक्रीज। फिर क्या बोल रहा है, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट इज अडॉप्टेड व्हेन ये रहा, देखा मैंने आपको आज सिखाया ना, टू मेक चॉइसेस बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जब डिसाइड नहीं कर पाते तो डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव इज नोन एज डिफरेंशियल कॉस्ट। इसको ही डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं, टू ऑल्टरनेटिव। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही था। कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, तो पीवी रेशियो निकाल दो। तो 3 लाख से 15 लाख को डिवाइड करेंगे, 20% आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इज़ 40, तो पीवी रेशियो 60, जुगलबंदी जोड़ी होगा। फिक्स कॉस्ट इज़ 30,000, पीवी रेशियो इज़ 20%, तो ब्रेक इवन इज़ 30,000 का डिवाइडेड बाई 20% करने से आ रहा है 1.5 लाख। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताने बोल रहा है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, भैया ये तो पता ही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ये भी पता ही है, ट्रू है। पीवी रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, यस, ये भी ट्रू है। मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलोज द बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन, ये भी ट्रू है। एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, ये भी ट्रू है। ब्रेक इवन पॉइंट इज नो, फॉल्स है ये। मार्जिनल कॉस्ट इज एग्रीगेट ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये भी ट्रू है। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ, अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं ना, तो उसमें आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड या वेरिएबल ओवरहेड। तो हड़बड़ में आदमी ट्रू बोल देता है, ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा पता चला? क्योंकि इसके अंदर ही प्राइम कॉस्ट आ जाता है, तो इट्स नॉट एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होता है सम, टोटल। तो नो, प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों नहीं, प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड होता तो ट्रू होता। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स फिक्स पर यूनिट, ट्रू। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू नो, दिस इज फॉल्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज वेरिएबल, फॉल्स। फिर पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ा आगे पीछे ना घुमा के सेम तरह का क्वेश्चंस दिख रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड, मार्जिनल कॉस्ट इज द डैश ऑफ सेल्स ओवर कंट्रीब्यूशन। डिफरेंस लिखो या एक्सेस लिखो, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कंट्रीब्यूशन। वर्ड डिफरेंस भी लिख सकते हैं। पीवी रेशियो इज द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 60%, पीवी रेशियो इज 40%। आ गया, देखा मैं बोला ना, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज मार्जिनल कॉस्ट। ऊपर में वही समझाया ना। व्हेन सेल्स आर 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इज 180, तो पीवी रेशियो विल बी 120 बाई 3 लाख करके 40%। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स, ये क्या क्वेश्चन है भाई, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, इसका फॉर्मूला लिख दो, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर सेल्स इनटू पीवी रेशियो भी बोल सकते हो। मैच द फॉलोइंग, ओके। देखो आप अपने आप ट्राई करो पहले। इंडिफरेंस पॉइंट, पहला वाला difference in fixed cost by difference in PV ratio, break even point, fixed cost by contribution per unit, in value लिखा है, ठीक है। variable cost per unit, PV ratio, prime cost plus variable overhead is marginal cost, तो ये तो मैच हो गया, डी इसका आंसर होगा, डी। ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी होगा बी, ये हो गया, ये हो गया। फिर फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो से ये आ जाएगा, ये ई हो गया। फिर इनडिफरेंस पॉइंट इन यूनिट्स एफ है, इसका आंसर यूनिट्स पूछा है ना, वही वैल्यू पे पूछा है तो ए हो जाएगा, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट बाई डिफरेंस इन पीवी रेशियो। शटडाउन पॉइंट इज अवॉइडेबल इन क्वांटिटी बोला है, तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसका वैल्यू वाला पूछ रहा है तो डिवाइड बाई पीवी रेशियो होगा।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, अच्छा पीवी रेशियो मिल रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल्स, सो ये हो जाएगा जी। फिर टोटल कॉस्ट लेस ब्रेक इवन सेल्स इज सी, और एक बचा हुआ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड। सो इसके साथ मार्जिनल कॉस्टिंग का भी जितना सम्स था वो मैंने करवा दिया। आई होप आपको फ़ायदा हुआ होगा, और जो भी फ़ायदा हुआ थोड़ा कमेंट में लिख के बताते रहिए यार। कोई फीस तो ले नहीं रहे आपसे सब कराने का, बट मोटिवेशन इज़ योर कमेंट्स एंड अप्रिसिएशन, एंड ऑफ कोर्स जिसके काम का उसको शेयर भी करते रहें, बांटते रहें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, राइट। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।